वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 में दो बेलों की कथा, प्रेमचंद द्वारा लिखा गया गद्य का पहला पार्ट। देखिए, इसमें हमने बताया था कि ये जो दो बेलों की कथा है, दो बेल कौन है? हमारी भारतीय जनता के प्रतीक है। और इनकी जो कथा के माध्यम से कवि ने बताया है कि किसानों में और किसानों द्वारा पाले हुए जानवरों में आपस में कितना प्रेम होता है। उसी तरह से अंग्रेज हमारे देश में आए थे, उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया था और उन्होंने हमें कैसे सरल और सीधी सादी हमारी जनता को बुद्धिहीन और मूर्ख बनाकर कैसे हमारा दुरुपयोग किया, हमारे देश को लूटा, उसी का वर्णन इस पाठ के माध्यम से व्यंग्यात्मक शैली में प्रेमचंद जी ने लिखा है। देखिए, पाठ की शुरुआत है कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हाँ, गधे को माना जाता है मूर्ख, बुद्धिहीन। हम किसी को ये भी बोलते हैं कि तू तो गधा है, इसका अर्थ क्या होता है? कि तू मूर्ख है। तो गधे को मूर्ख की उपमा, बुद्धिहीन की उपमा दी जाती है। हम जब किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। हाँ, किसी आदमी को पल्ले दर्जे का यानी एकदम बेवकूफ, मूर्ख कहना चाहते हैं तो वो क्या कहला उसे क्या कहते हैं? गधा। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है? यानी क्या पता वो गधा बेवकूफ है या फिर उसका सीधापन या सीधा साधा सरल वो है, इसलिए उसको ये उपमा मिल गई है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। हाँ, गाय तो फिर भी सींग मारती है उसके पास जाने पर। और अगर कोई किसी गाय के बच्चा हुआ है, ब्याई हुई है, तो अगर उसके पास जाते हैं तो वो वैसे भी शेरनी की तरह गुर्राती है, पास में नहीं आने देती। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, कुत्ता भी एकदम सीधा साधा गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, क्योंकि वो भी कभी कभी तो काट ही लेता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। हाँ, गधा एकदम सीधा साधा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुल्लेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। हाँ, वैशाख के महीने में कहते हैं गधे मिट्टी में लौटकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन कवि कह रहा है कि उसके अलावा वो तो खुश नहीं, तो वो खुश होता नहीं, वो दुखी होता। वो एकदम सीधा साधा सरल स्वभाव का दिखाई देता है हमेशा के लिए। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद यानी दुख, एक मतलब लगातार स्थायी रूप से कोई दुख जैसे कि उसको सालता हो, वैसा दुख उसके चेहरे पर छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हानि हो लाभ हो, वो वैसा ही रहता है, वैसा ही दिखाई देता है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण है वे भी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए। यानी ऋषि मुनि भी इतने शांत और इतने निराभाव से नहीं रहते होंगे जितना कि गधा रहता है। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। कवि कह रहा है कि आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं, कहीं नहीं देखा। ऐसा सद्गुणों का अनादर कहीं पर भी नहीं देखा गया। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, इतना सीधापन भी अच्छा नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। हाँ, भारत उस समय हमारे देश में जो अफ्रीका में जो लोग रहते थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार स्वतंत्रता के समय किया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा। काले और गोरे में भेद किया जाता था, काले भारतीयों को काला कहकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तो कवि कह रहा है कि देखिए, वो हमारे देश के जो जो लोग हैं वो सीधे साधे हैं, इसलिए अंग्रेज उनको क्या मानते हैं? गधे की तरह मानते हैं। जैसा कि हम जानवरों में गधा को मानते हैं, वैसा ही वो हमारे भारतीयों को मानते हैं। और इसका ही कारण है कि अफ्रीका में हमारे साथ जो दुर्दशा हुई वो उसी का कारण है कि हम एकदम सीधे साधे और सरल स्वभाव के हैं। हमने कभी इस बात का प्रत्युत्तर नहीं दिया, क्योंकि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते। कौन? भारतीय। कि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था, शराब नहीं पीते थे हमारे भारतीय, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते थे, फिजूल खर्च नहीं करते, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं।
हाँ, ऐसा कहा जाता है भारतीयों के लिए उस समय कि वो जीवन के आदर्श को जीने की जो तरीके हैं उनको नीचा कर रहे हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। यानी जापान ने एक ही विजय प्राप्त की और वह सभ्य जातियों के अंदर गिना जाने लग गया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उसे कम ही गधा है और वह है बैल। हाँ, गधे जैसा ही है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उस कुछ उसी मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया का ताऊ किसे कहते हैं? बैल को। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और कभी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। हाँ, गधे को ज्यादा बेवकूफ कहा जाता है, लेकिन बैल ऐसा नहीं है, क्योंकि वह कभी कभी सींग भी मारता है, कभी कभी अड़ियल स्वभाव भी वो दिखाता है, लेकिन गधे में तो वो भी नहीं है। इसलिए अब देखिए जो आगे की जो कथा है वो है हीरा और मोती नामक दो बैलों की, जो कि झूरी काछी के बैल हैं। और जो झूरी काछी है किसान है, वो कैसे उन बैलों से प्रेम करता है और कैसे वो उनको अगर छोड़ के आ जाता है कहीं पर तो वो बैल कैसे उसके पास आकर उसके पास ही उसके घर में ही रहने वापस दौड़कर आ जाते हैं। तो इस कहानी से यही कवि कहना चाहते हैं कि वो दोनों बैल, उन दोनों में आपस में कितना स्नेह प्रेम है जानवरों के साथ भी। देखिए झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, यानी बैलों की जाति है पछाई उसके थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे यानी ऊंचे कद वाले। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था बैलों में। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा मतलब बिना बोले हुए एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हाँ, जीवों में यानी इन जितने भी जीव संसार में पाए जाते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को माना जाता है। लेकिन कवि कह रहे हैं कि हम बोल कर भी वो एक दूसरे की मनोभावनाएं संवेदनाएं नहीं पहचान सकते, जो कि वो गूंगे होकर भी बिना भाषा के भी एक दूसरे को समझ जाते हैं वो जानवर। तो वो भी इस बात से हम क्या है, वंचित है। हमें वो शक्ति नहीं मिली हुई जो जानवरों को मिली हुई है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। यानी ऐसे लड़ाई झगड़े के लिए नहीं सींग मिलाते, प्रेम प्रकट करने के लिए, हंसी मजाक के लिए, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों झूल खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते। नांद मतलब जो चारा रखने की जगह है, और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। इतना भाईचारा उन दोनों बैलों के अंदर था। चलो अगली जो कहानी है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।